गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम साइंस का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। लास्ट लेक्चर में जो मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक, हम पढ़ रहे थे डायसैकेराइड्स के विषय में। डायसैकेराइड्स, ठीक है, डायसैकेराइड्स के विषय में हम पढ़ रहे थे। और डायसैकेराइड्स में एक बात हमें पता थी कि दो मोनोसैकेराइड के जुड़ने से, दो जो मोनोसैकेराइड हैं इनके जुड़ने से निर्माण होता है डायसैकेराइड का। डायसैकेराइड के 3 एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए थे। 3 एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए थे उसमें जो बात हुई थी वो हुई थी माल्टोज की। नंबर 1 पे जो था माल्टोज था। माल्टोज का निर्माण कैसे हो रहा था? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का अणु जब मिल रहा था तो किसका निर्माण हो रहा था? माल्टोज का निर्माण हो रहा था। और ग्लूकोज भी कौन सा ग्लूकोज था? ये अल्फा ग्लूकोज। और ये भी कैसा था? अल्फा ग्लूकोज था। साथ में ये भी मैंने बताया था कि इस ग्लूकोज का जो पहला कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन, यानी ये लिख सकते हैं हम C1, ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा था? C4 के साथ। इसलिए इस बॉन्ड को क्या कह रहे थे हम? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक हो गया? इतनी जानकारी निकल के आ गई थी। माल्टोज का फॉर्मूला जो निकल के आया था वो आया था क्या? C12H22O11। और डायसैकेराइड का जो कॉमन फॉर्मूला निकल के आया था वो आया था CnH2n-2 और n-1। ठीक है, ये डायसैकेराइड का कॉमन फॉर्मूला था। माल्टोज जो हो रहा था C12H22O11 हो रहा था। इतनी बात आ गई थी। माल्टोज के बाद जो मैंने बात की थी वो बात की थी मैंने किसकी? माल्टोज के बाद मैंने आपको बताया था लैक्टोज के विषय में। और लैक्टोज में मैंने क्या बताया था आपको? लैक्टोज में मैंने बताया था लैक्टोज का निर्माण जो होता है ये गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, इसके निर्माण से होता है। गैलेक्टोज इसमें किस टाइप का होता है? बीटा। और ग्लूकोज भी कौन सा होता है? बीटा। बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज के मिलने से ये बनता है। इसका जो होता है पहला कार्बन C1 किसके साथ? C4 के साथ क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस बॉन्ड को नाम क्या दे रहे थे हम? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये नाम हमने यहाँ तक दिया था। ठीक हो गया? अब इससे आगे हमें सुक्रोज की संरचना देखनी है और कुछ जानकारियां फिर वहां से जुटानी है सुक्रोज के विषय में, और तीनों को एक साथ देखना है। अब तीनों को हम साथ देखें। अब देखो लैक्टोज का जो फॉर्मूला होगा वो भी यही होगा, यानी कि गैलेक्टोज का क्या होता है? C6H12O6 होता है। और ग्लूकोज का भी C6H12O6 होता है। जब यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा तो इसमें भी एक H2O निकलेगा, यानी इसका भी जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो भी सेम आएगा, यानी C12H22O11। ये किसका फार्मूला होगा? लैक्टोज का भी यही फार्मूला होगा जो माल्टोज का है। मैं बोल रहा हूँ फार्मूला एक होगा, संरचना एक नहीं होगी। संरचना एक नहीं है क्योंकि इसमें कौन सा है? इसमें बीटा ग्लूकोज यूज हो रहा है, जबकि उसमें कौन सा हो रहा था? अल्फा ग्लूकोज। संरचना एक नहीं है लेकिन फार्मूला एक ही है। अब यहाँ पे मैं आपको तीसरा भी बता रहा हूँ, फिर तीनों में अंतर आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो मैंने डायसैकेराइड्स का एग्जाम्पल बताया था वो कौन सा था? सुक्रोज था। देखिए अब सुक्रोज का निर्माण कैसे होता है? सुक्रोज के विषय में मैंने बताया था कौन कौन से जुड़ते हैं। एक तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से क्या होता है? सुक्रोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से जो इसका निर्माण होता है, इसमें ग्लूकोज कौन सा होता है? अल्फा ग्लूकोज होता है। और फ्रक्टोज कौन सा होता है? बीटा फ्रक्टोज। अब एक चीज आप याद कीजिए, इससे पहले लेक्चर में जब मैंने सुक्रोज के आपको उपनाम बताए तो सुक्रोज के विषय में मैंने आपको बताया सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं, क्योंकि गन्ने से बनता है तो केन शुगर भी कहते हैं। और वहां पे मैंने एक और लिखाया था इनवर्ट शुगर। क्या लिखाया था? इनवर्ट शुगर। जो मैंने बताया था आगे इसकी संरचना से पता लगेगा। इनवर्ट मतलब हो गया उल्टा, यानी कि ये ऐसा डायसैकेराइड है जिसमें एक अल्फा और एक बीटा मोनोसैकेराइड जुड़े हैं। अल्फा तो ग्लूकोज है, बीटा फ्रक्टोज है। जबकि माल्टोज और लैक्टोज में क्या हो रहा है? दोनों एक ही तरह के, इसमें दोनों अल्फा अल्फा ग्लूकोज से मिलके माल्टोज बना,
लैक्टोज में दोनों बीटा बीटा, यानी एक गैलेक्टोज भी बीटा था, ग्लूकोज भी बीटा था, तो बीटा बीटा टाइप के थे और उनसे बना था कौन, लैक्टोज। जबकि सुक्रोज में क्या आ रहा है, ग्लूकोज तो अल्फा ग्लूकोज आ रहा है, फ्रक्टोज जो आ रहा है वो बीटा फ्रक्टोज आ रहा है। इसलिए एक अपोजिट है, अल्फा है एक बीटा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है। तो अब आपका ये डाउट भी क्लियर होगा कि इन्वर्ट क्यों कहते हैं इसे। तो इन्वर्ट शुगर इसलिए क्योंकि ये तो क्लियर है कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज अल्फा टाइप का होता है और जो फ्रक्टोज होता है वो बीटा टाइप का होता है, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक और चीज़ जब हम इसे देखेंगे तो इसमें होगा क्या, ये आपको पता है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की संरचना में हमने देखा था कि ग्लूकोज की संरचना में एनोमेरिक कार्बन जो होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट होता है, और फ्रक्टोज में कौन सा होता है, सेकंड होता है। इसलिए यहाँ क्या होता है, ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन से ग्लूकोज का सेकंड कार्बन बॉन्ड बनाता है, यानी इस बॉन्ड का नाम जो हो गया वो क्या हो गया है, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकता है, जैसे कि वो आपसे ये पूछ सकता है इनमें से इन्वर्ट शुगर किसे कहते हैं, या फिर वो ये बोल सकता है कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है किसकी संरचना में मिलता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो आएगा वो माल्टोज की, जहाँ ग्लूकोज ग्लूकोज दोनों क्या होंगे, अल्फा होंगे। फिर ये पूछ सकता है आपसे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसकी संरचना में मिलता है, तो आप बोल सकते हो लैक्टोज की संरचना में, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों बीटा बीटा टाइप के होते हैं। और आपसे तीसरी चीज ये पूछ सकता है कि अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ये किसकी संरचना में मिलता है, तो आंसर हो जाएगा सुक्रोज की। ठीक हो गया, सुक्रोज की। और सुक्रोज को इसलिए क्या कहते हैं, इन्वर्ट क्या कहते हैं, शुगर भी कहते हैं। तो ये तीनों जानकारी आपके क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक है, कई बार तो केवल ये पूछ लेता किस किस से मिलके बनता है, तो ये क्वेश्चन तो सिंपल हो गया, लेकिन जब वो बॉन्ड से पूछेगा तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तीनों का फॉर्मूला एक ही होगा, सुक्रोज का जो होगा इसका फॉर्मूला भी जो होगा C12H22O11। ये तीनों के फॉर्मूले एक होंगे, संरचना अलग अलग होगी, क्योंकि बॉन्डिंग जो हो रही है वो अलग अलग हो रही है। ठीक हो गया, इतनी बात आपकी क्लियर होगी। ये तीन मैंने क्या बता दिया, डायसैकेराइड के एग्जाम्पल बता दिए। अब इससे आगे कुछ और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, यहीं से जुड़ा हुआ, इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ कुछ और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी तो आपको पता लग गई। अब थोड़ा इससे आगे की जानकारी को हम देखते हैं। अब देखिए, इससे आगे मैं आपको एक और चीज़ इसी के अंतर्गत बता रहा हूँ। एक चीज़ होती है रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर, हिंदी में इसे कह सकते हैं हम अपचयित शर्करा, अपचयित शर्करा, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं, इसके बारे में 2-3 पॉइंट आप पहले समझ लीजिए कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, फिर उन पॉइंट को हम समझेंगे भी। लेकिन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, पहली बात, जिसमें स्वतंत्र एनोमेरिक कार्बन हो, जिसमें स्वतंत्र एनोमेरिक कार्बन हो। पहले तीनों चीज़ लिख ले रहा हूँ मैं, फिर एक एक करके इन्हें बताता हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें है Cu2+ को Cu+ में अपचयित कर दे, जो क्या कर दे, Cu2+ को Cu+ में अपचयित कर दे। और तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत जो है बेनेडिक्ट फीलिंग, बेनेडिक्ट फीलिंग परीक्षण पॉजिटिव देते हैं।
अब इन 3 पॉइंट को समझना। मैं ये बोल रहा कि रिड्यूसिंग शुगर जो होगा इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। रिड्यूसिंग शुगर जो होगी उसमें स्वतंत्र एनोमेरिक कार्बन होना चाहिए। अब मैं एक एक करके सारे पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ आपको। पहले मैं पहले पॉइंट की बात कर रहा हूँ जिसमें स्वतंत्र एनोमेरिक कार्बन हो। स्वतंत्र एनोमेरिक कार्बन हमने पढ़ा है कि एनोमेरिक वो कार्बन होता है जिसमें क्या होता है, क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। और इतनी भी बात हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट में 2 ही क्रियात्मक समूह होते हैं, कौन सा, एल्डिहाइड और कीटोन। यानी कि एनोमेरिक कार्बन ये यहाँ पे पूछ रहा है CHO और CO वाला स्वतंत्र कार्बन। ठीक है, इस स्वतंत्र कार्बन की बात कर रहा है जिसमें स्वतंत्र एनोमेरिक कार्बन हो, यानी ग्रुप तो 2 ही आने कार्बोहाइड्रेट में, एल्डिहाइड और कीटोन, और वो स्वतंत्र होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये स्वतंत्र का मतलब क्या है, यानी कि ये स्वतंत्र क्या कहना चाह रहा है। एनोमेरिक कार्बन ठीक है, लेकिन स्वतंत्र एनोमेरिक कार्बन क्या ये कहना चाह रहा है। देखो अब स्वतंत्र एनोमेरिक कार्बन का मतलब क्या है, जैसे कि ये मैंने ग्लूकोज की संरचना बना दी, ठीक हो क्या, ग्लूकोज की संरचना मैंने यहाँ पे बना दी इस टाइप से। ठीक है, पूरी संरचना भी बना सकते हैं, आपको ग्लूकोज की संरचना पता है। अब मैं ग्लूकोज की संरचना बता रहा हूँ। ये कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 1 ही ग्लूकोज में क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन होता है। अब ग्लूकोज, केवल ग्लूकोज की संरचना को अगर देखा जाए तो ग्लूकोज का जो एनोमेरिक कार्बन है ये किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसके साथ कोई और नहीं जुड़ा है। वो अलग बात है, जब डाइसैकेराइड बनेंगे तब वो जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो नहीं जुड़ रहा। फिलहाल तो ये वाला जो है एनोमेरिक कार्बन क्या है, स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब होता है जो बॉन्ड ना बनाए, जो बॉन्ड ना बनाए, जो बॉन्ड ना बनाए। यहाँ पे स्वतंत्र का मतलब है जो बॉन्ड ना बनाए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ग्लूकोज की संरचना में जो एनोमेरिक कार्बन है किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, यानी ये एनोमेरिक कार्बन क्या है, स्वतंत्र है। तो ये बोल रहा है कि एनोमेरिक कार्बन अगर स्वतंत्र होगा और किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा तो वो कौन सी शुगर होगी, उसी को हम रिड्यूसिंग शुगर कह सकते हैं। उसको क्या कह सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कह सकते हैं। अब सीधी सी बात है कि जो मोनोसैकेराइड होंगे, जो क्या होंगे, मोनोसैकेराइड होती है, वो एकल शर्करा होती है। अब एकल शर्करा होंगी तो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे मोनोसैकेराइड में। अब जब वो डाई ऑलिगोसैकेराइड का निर्माण करेंगे पॉली, तब मोनोसैकेराइड के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, लेकिन सिंगल मोनोसैकेराइड में तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो सिंगल मोनोसैकेराइड सारे किसके एग्जाम्पल होंगे, रिड्यूसिंग शुगर के। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई, क्योंकि ये पहला पॉइंट में बोल रहा है जिसमें स्वतंत्र एनोमेरिक कार्बन हो। और मोनोसैकेराइड क्योंकि कहीं और बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इसलिए मोनोसैकेराइड का जो एनोमेरिक कार्बन होगा वो क्या होगा, स्वतंत्र, क्योंकि वो किसी और से बॉन्ड नहीं बना रहा होगा। पॉलीसैकेराइड की संरचना बना सकता है, लेकिन मोनोसैकेराइड की जैसे ग्लूकोज जो है अपने आप में स्वतंत्र, ग्लूकोज का हम अगर संरचना देख रहे हैं तो इसका कहीं भी और जगह बॉन्ड नहीं बन रहा है। ठीक है, इसलिए सारे के सारे मोनोसैकेराइड यानी कि क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल होंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, इस वाले पॉइंट पर आते हैं। ये बोल रहा है कि रिड्यूसिंग शुगर वो होंगी जो Cu2+ को Cu+ में अपचयित कर देंगी, यानी कि ये जो है इसको बोलते हैं क्यूप्रिक और ये है Q+। यानी कि ये बताना चाह रहा है कि जो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ये अपचयन का काम करते हैं और ये क्या करते हैं, क्यूप्रिक आयन को Q+ आयन में बदल देते हैं। तीसरा पॉइंट, एक शुगर के लिए एक परीक्षण होता है जिसको बोलते हैं बेनेडिक्ट फिलिंग परीक्षण, उसको ये पॉजिटिव देंगे, क्योंकि ये क्या होंगी, शुगर होंगी, इसलिए वो उसको क्या देंगी, पॉजिटिव देंगी। तो ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए। पहला वाला पॉइंट जो हो गया वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो ठीक है, ये वाला ये परीक्षण भी ये क्या देंगे। अब देखिए यहाँ से इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। अगर वो बोले आप बताओ कि रिड्यूसिंग शुगर जो है इसके एग्जाम्पल क्या है, तो पहले तो मैं ये बोल दूंगा सभी मोनोसैकेराइड्स इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण। ठीक है, क्योंकि सबसे सरल टाइप की शर्करा कौन सी होती है, मोनोसैकेराइड। तो ये किसी और से इसमें बॉन्ड बनेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, सारे मोनोसैकेराइड इसके क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब सारे मोनोसैकेराइड में जो हमने पढ़े, मोनोसैकेराइड में हमने क्या पढ़ा, मेन ग्लूकोज था। ग्लूकोज एक तरफ मैं मोनोसैकेराइड लिख रहा हूँ, एक तरफ इनका एनोमेरिक कार्बन लिख रहा हूँ। एनोमेरिक कार्बन,
ग्लूकोज मोनोसैकेराइड था, इसका एनोमेरिक कार्बन जो था वो कौन सा था, C1। ठीक हो गया। दूसरा जो है मैनोज, मैनोज में भी C1, गैलेक्टोज इसमें भी C1, और चौथा जो था फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में कौन सा होता है, C2 होता है, क्योंकि फ्रक्टोज की संरचना हमने देखी है CH2OH, फिर नीचे क्या होता है C डबल बॉन्ड O, यानी कीटोन सुमो जुड़ा होता है और वो दूसरे नंबर के कार्बन पे होता है, इसलिए एनोमेरिक कौन सा होता है इसमें कार्बन, C2 होता है। इस टाइप का हमें पता है। ठीक है, इतनी जानकारी हमें क्या है, क्लियर है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको कोई फ्रक्टोज की संरचना मैंने पहले बता दी है। ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज में अंतर क्या है, ये पेपर में आएगा नहीं, लेकिन क्लियर हो जाए आपको कि ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज, क्योंकि इनमें तीनों में C1 वाला पहला कार्बन जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, एनोमेरिक कार्बन हो रहा है। दूसरी बात, इन सब का फॉर्मूला जो होता है C6H12O6, इसका भी C6H12O6, इसका भी C6H12O6, ठीक है, और इसका भी C6H12O6 हो रहा है, क्योंकि ये मोनोसैकेराइड है। ये बात तो ठीक है। अब इसकी संरचना तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, C डबल बॉन्ड O आ रहा है, जबकि इनमें क्या आता है, तीनों में CHO ग्रुप आता है। ये बात भी ठीक है, लेकिन अब इन तीनों में अंतर क्या है फिर। ठीक है, इसकी संरचना तो अलग है फ्रक्टोज की, वो हमने पहले देख लिया, लेकिन ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज में अंतर क्या होता है। ठीक है, इसका अंतर मैं इसको संरचना से आपको बता दे रहा हूँ कि इन तीनों में अंतर क्या होता है। भले ही पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों किस टाइप से भिन्न होते हैं फिर, ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ही मैं इसकी संरचना आपको बता देता हूँ। ग्लूकोज की संरचना तो आपको पता है, फिर भी एक बार ये तीनों की संरचना एक साथ बनाता हूँ मैं। ठीक है, एक बार ये वाला आपको नोट कर लेना। मैं अभी क्या बता रहा हूँ ये बात आपको याद रखनी, क्योंकि यहीं पे मैं वापस आऊँगा। मैं अभी रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल में मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया है कि सभी मोनोसैकेराइड किसके उदाहरण होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर के। सभी होते हैं, यानी कि ये चारों होंगे, ग्लूकोज भी होगा, मैनोज भी होगा, फ्रक्टोज भी होगा, गैलेक्टोज भी होगा। अब थोड़ा सा मैं अलग बता रहा हूँ इससे। ठीक है, इन तीनों में अंतर आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, अब अंतर को आप देखिए कि तीनों में अंतर कैसे। एक तरफ लिखा मैंने ग्लूकोज, ठीक है, फिर दूसरा मैंने जो लिखा वो लिखा मैनोज, और तीसरा लिखा गैलेक्टोज। तीनों की संरचना आपको ध्यान से देखनी है। ग्लूकोज की तो मैंने रिंग संरचना में इसमें बना रहा हूं। ग्लूकोज की संरचना कई बार हमने बना ली है। ठीक है, ये इसका पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पे जुड़ेगा CH2OH, ये इसका छठा कार्बन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, O होगा। ठीक हो गया, ये पॉइंट हो गया। ये कोई लिखा नहीं है मैंने, O मत समझना इसे। ठीक है, O केवल एक जगह पे है। इस टाइप की संरचना थी। ग्लूकोज की संरचना में यहाँ पे क्या रहता है, इस टाइप से H रहता है, यहाँ OH रहता है, यहाँ देखते हैं हम HOH। ठीक है, HOH होगा। फिर जो होगा यहाँ पे होता है OH, H, OH, H। ठीक हो गया। ये कार्बन नंबर हो जाता है 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। ये तो किसकी संरचना है, ग्लूकोज की संरचना है। मैनोज की संरचना और गैलेक्टोज की संरचना किस प्रकार से अलग होती है वो देखना है हमें। ठीक है, ये मैंने इसकी संरचना बना दी। अब देखिए, जो मैनोज है, मैनोज और ग्लूकोज में क्या होता है कि सब कुछ चीज़ें सेम लगती हैं। यानी कि ये इसका पहला कार्बन हो गया, यहाँ पे दूसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा और CH2OH ये हो गया इसका क्या, छठा कार्बन। दूसरी बात यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इतनी भी बात क्लियर है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, सबका एनोमेरिक कार्बन क्या है, सेम है। सबका एनोमेरिक कार्बन क्या है, सेम है, यानी C1 है। ठीक है, कौन सा है, C1 ही इनका एनोमेरिक कार्बन है। इसका भी सेम होगा, यानी कि ये मैंने नंबर 1 पे मान लिया, 2, 3, 4, 5 और CH2OH 6। ठीक हो गया, इसका भी एनोमेरिक कार्बन जो है सेम है। अब अंतर कहाँ पे आता है, ग्लूकोज और मैनोज में। याद रखना, मैनोज और ग्लूकोज में जो आता है दूसरे कार्बन में अंतर आता है, C2 में। बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम बना ले रहा हूँ मैं, जैसा था इसका वैसा ही मैंने ये भी बना दिया, OH H H OH, 5 नंबर पे यहाँ पे क्या बना दिया, H। ठीक है, बाकी सब क्या हो गया, सेम। 2 नंबर में क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज में आप देख रहे होंगे H ऊपर है OH नीचे है, H ऊपर है OH नीचे है, लेकिन मैनोज में क्या हो जाएगा, OH को ऊपर कर देंगे, H को नीचे कर देंगे। बस इतना सा अंतर आया कि क्या हुआ, दूसरे कार्बन में अंतर आया ग्लूकोज और मैनोज के। ग्लूकोज में तो H ऊपर था और OH नीचे था, मैनोज में क्या हो जाता है, सेकंड कार्बन में OH ऊपर हो जाता है और H नीचे, बाकी सब सेम होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ से जब हम देखते हैं गैलेक्टोज की संरचना में, तो गैलेक्टोज की संरचना में ग्लूकोज और गैलेक्टोज की संरचना में चौथे कार्बन में अंतर आता है। किसमें आता है, चौथे कार्बन में। बाकी सब सेम, बाकी सब सेम बन जाएगा ग्लूकोज की तरह, यानी H होगा, OH होगा, ठीक है, OH होगा, यहाँ पे H होगा, बस यहाँ पे। अब ग्लूकोज का चौथे कार्बन पे देखो, H ऊपर है OH नीचे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH ऊपर हो जाएगा, H नीचे हो जाएगा, बाकी सब वही हो जाएगा, यानी यहाँ पे H होना है 5वें कार्बन पे और बाकी संरचना हुई। यानी कि ग्लूकोज और मैनोज में दूसरे कार्बन में अंतर है। दूसरे कार्बन में ग्लूकोज के H ऊपर होता है, OH नीचे होता है, जबकि मैनोज में OH ऊपर होता है, H नीचे होता है। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या है, चौथे कार्बन में अंतर आता है। और चौथे कार्बन में क्या होता है, जहां यहाँ H ऊपर OH नीचे होता है, वहां OH ऊपर हो जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के 2 एपीमर है, इनको क्या कहते हैं, एपीमर। ग्लूकोज के 2 एपीमर हैं, कौन, मैनोज और गैलेक्टोज। इसलिए इन दोनों का सूत्र भी क्या होता है, सेम होता है, C6H12O6। अब फ्रक्टोज नहीं है, क्योंकि फ्रक्टोज में तो ग्रुप ही अलग है, वहाँ कीटोन ग्रुप आ जा रहा है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि ग्लूकोज के 2 एपीमर हैं, कौन से, मैनोज और गैलेक्टोज। और सारे के सारे जो होंगे, इसमें भी जो होगा फर्स्ट वाला कार्बन जो है, वो फर्स्ट वाला कार्बन ही जो होगा वो हमने देखने को मिल रहा है कि वही कार्बन जो है एनोमेरिक कार्बन है तीनों में। बस क्या है, दूसरे और चौथे कार्बन के अंतर के कारण क्या हो जा रही है, इनकी संरचना थोड़ी सी अलग हो जा रही है। और सभी मोनोसैकेराइड जो है वो किसके उदाहरण में बता रहा था आपको, किसके उदाहरण में बताया था मैंने, रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, रिड्यूसिंग शुगर के। अब मैं वापस उस टॉपिक में आ रहा हूँ, ये अंतर आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इस अंतर से वैसे पेपर में क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन डाउट ना रहे कोई मन में, इसलिए मैंने ये बता दिया कि बिल्कुल जो है इसके एपीमर, इनको हम कह सकते हैं, फ्रक्टोज को नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि इसके 2 एपीमर होते हैं, ठीक है। अब मैं वापस आ गया वहीं पे, मैं एग्जाम्पल बता रहा था और टॉपिक जो था वो था रिड्यूसिंग शुगर। तीन क्वालिटी रिड्यूसिंग शुगर की हमने देखी। एग्जाम्पल में मैंने बताया सभी मोनोसैकेराइड, सभी मोनोसैकेराइड, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सभी मोनोसैकेराइड क्या होती है, रिड्यूसिंग शर्करा होती है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 देख रहा हूं मैं, ठीक है। सभी मोनोसैकेराइड जो हो गई वो क्या हो गई, रिड्यूसिंग शुगर हो गई, ठीक है। दूसरे में हम देखते हैं अधिकांश, दूसरा एग्जाम्पल इसका रिड्यूसिंग शुगर का, अधिकांश डायसैकेराइड, अधिकांश डायसैकेराइड्स भी रिड्यूसिंग शुगर होती है। अधिकांश डायसैकेराइड भी रिड्यूसिंग शुगर होती है। इसका एक अपवाद है केवल डायसैकेराइड में, वो है सुक्रोज। यानी सुक्रोज को छोड़ के
सारी डाइसैकेराइड, चाहे वो कौन सी हो, माल्टोज हो चाहे लैक्टोज हो, वो रिड्यूसिंग शुगर होगी, लेकिन सुक्रोज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसके विषय में अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि माल्टोज कैसे रिड्यूसिंग शुगर है और जो आपका लैक्टोज है वो कैसे रिड्यूसिंग शुगर है और कैसे जो है वो कौन नहीं है, सुक्रोज क्यों नहीं है। ठीक है, अब इनको बताता हूँ मैं। देखो अब आपको यहाँ पे जब हम देखते हैं तो 3 चीज़ें आ जाती हैं अब डाइसैकेराइड में। एक इसका एग्जाम्पल जो था वो कौन सा था, एक तो था एग्जाम्पल माल्टोज। सबसे पहले कौन सा था, माल्टोज। डाइसैकेराइड में माल्टोज था। माल्टोज के विषय में मैंने आपको क्या बताया था, माल्टोज का निर्माण होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ये बात क्लियर है। ग्लूकोज कौन सा था, अल्फा, ये भी कौन सा था, अल्फा। इसका कौन सा कार्बन 1, इसका कौन सा चौथा, ये आपस में क्या बना रहे थे, बॉन्ड बना रहे थे। अब जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, इसका पहला और इसका चौथा, तो यहाँ पे आप देखिए संरचना किस प्रकार से होनी चाहिए। संरचना मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे क्लियर करने के लिए दोबारा से बता रहा हूँ। ये इसका यहाँ पे जो होगा ये पहला कार्बन होगा, ठीक हो गया। यहाँ से दूसरा ग्लूकोज की संरचना जब हम बनाएंगे ये O हो गया, तो ये इसका कार्बन नंबर 1 होगा, कार्बन नंबर 2 होगा, कार्बन नंबर 3 होगा, ये कार्बन नंबर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इस टाइप से इसमें क्या होगा, HOH जुड़ा होगा और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। यानी किस कार्बन के बीच में बना, पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में। ये बात मैं पहले से बता चुका। और ये दोनों किसके अणु हैं, ग्लूकोज के अणु हैं। दोनों अल्फा टाइप के, दोनों ग्लूकोज के अणु हैं। दूसरी बात इसमें जब देखने को हमें मिल रही है तो ये भी चीज़ देखने को मिल रही है कि इसका जो एनोमेरिक कार्बन है ग्लूकोज का, वो कौन सा होता है, C1। एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, C1 होता है। इसका भी कौन सा होगा, C1 होगा। इसका एनोमेरिक कार्बन तो ये है और इसका एनोमेरिक कार्बन क्या है, ये। ठीक है, ये बात क्लियर, क्योंकि ग्लूकोज के दोनों अणु, तो एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा, C1 वाला होगा। अब इसका एनोमेरिक कार्बन तो यहाँ बॉन्ड में भाग ले रहा है, लेकिन ये वाला एनोमेरिक कार्बन जो है वो कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, वो क्या है, फ्री है, स्वतंत्र है। ये वाला जो ग्लूकोज है इसमें C1 जो है वो स्वतंत्र में दिख रहा है, एनोमेरिक कार्बन इसका स्वतंत्र दिख रहा है। और जिसका एनोमेरिक कार्बन स्वतंत्र होता है वो क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। इसलिए चाहे एक भी हो, चाहे एक भी हो, एक बॉन्ड बना रहा है लेकिन एक खाली है, तो अगर संरचना में एक भी ऐसा एनोमेरिक कार्बन है जो स्वतंत्र होगा तो उसको रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। इसीलिए माल्टोज की संरचना में इधर वाला जो ग्लूकोज है, इसका ये वाला जो पहला नंबर का एनोमेरिक कार्बन है ये स्वतंत्र है, इसलिए हम बोलते हैं कि माल्टोज जो है, जो एक डाइसैकेराइड है, वो भी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक हो गया। ऐसी ही सेम बात जो होगी लैक्टोज के अंदर भी देखने को मिलेगी हमें। अब देखो लैक्टोज को मैं बताऊं आपको, ध्यान से देखना आपको क्यों है और सुक्रोज क्यों नहीं होगा। लैक्टोज में मैंने बताया ये कैसा बनता है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। ये कौन सी वाली होती है, इसमें अल्फा, और ये होता है बीटा टाइप का। ठीक हो गया। अब गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो है दोनों की संरचना अगर हम देखें, ठीक है, वहाँ पे दूसरे कार्बन में अंतर आता है, वो अलग सी बात है, यहाँ पे उसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो ये वाला हो गया और ग्लूकोज की संरचना भी इस प्रकार से हो गई। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में मैंने बताया एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, फर्स्ट वाला होता है। ठीक हो गया, ये ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है। अब यहाँ पे से क्या होगा, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। इसका कार्बन तो होगा पहला, इसका कार्बन होगा कौन सा, चौथा। इसलिए मैंने बताया था लैक्टोज में कौन सा बनता है, अल्फा, सॉरी ये बीटा होगा। ठीक है, दोनों बीटा होते हैं, अल्फा लिख दिया मैंने। दूसरा इसमें जो बनता है वो कौन सा बनता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। अब 1,4 बनेगा तो ठीक है, इसका जो एनोमेरिक कार्बन है ये तो बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इधर वाला आपको फिर से दिख रहा होगा कि ये एनोमेरिक कार्बन जो है ये स्वतंत्र है। उधर वाले जो ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन है वो क्या है, स्वतंत्र। देखिए यहाँ पे गैलेक्टोज का एनोमेरिक कार्बन तो बॉन्ड में भाग ले रहा है, लेकिन ग्लूकोज का ये एनोमेरिक कार्बन क्या है, स्वतंत्र है। इसलिए हम कह सकते हैं लैक्टोज भी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज भी है और कौन सा है, लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है।
अब तीसरा देखिए, मैंने वहां पे बताया कि अपवाद है सुक्रोज। अपवाद क्या बताया मैंने? अपवाद क्या है? सुक्रोज है। अपवाद मैंने बताया था सुक्रोज। अब सुक्रोज जो है वो क्या नहीं है? रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। अब यहां पे देख लेते हैं सुक्रोज क्यों नहीं है। सुक्रोज की संरचना की हम बात कर लेते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज मैंने बताया था, सुक्रोज का जो निर्माण हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है? एक तो इसमें अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज, ये दोनों है, ये मैं पहले बता चुका। ठीक है, इस प्रकार से निर्माण होता है। ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन जो होता है वो C1 होता है, इसमें C2 होता है, इसमें क्या होता है? C2 होता है। ठीक हो गया, इसमें C1 और ये C2 होता है। और बॉन्ड मैंने बताया था कि किस टाइप का बनेगा, वो बनेगा अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1 बीटा 2, यानी इसका पहला कार्बन इसके दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड का नाम तभी तो अल्फा 1 बीटा 2 पड़ा। अल्फा और बीटा तो इसके रूप के आधार पर पड़ा, लेकिन पहला कार्बन दूसरे कार्बन से बना रहा है, इसलिए 1 2 आया। वहाँ 1 4 क्यों आ रहा था? क्योंकि पहला कार्बन चौथे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा था। यहाँ पहला कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बना रहा है। ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन पहला कार्बन होता है, फ्रक्टोज में दूसरा कार्बन ही एनोमेरिक कार्बन होता है, यानी दोनों एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? सुक्रोज की संरचना में दोनों एनोमेरिक कार्बन क्या कर रहे हैं? बॉन्ड में भाग ले रहे हैं। और जब ये दोनों बॉन्ड में भाग ले रहे हैं तो कोई भी क्या नहीं है? स्वतंत्र नहीं है। और जब कोई भी स्वतंत्र नहीं है तो इसका मतलब कि जो सुक्रोज है ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज। तो नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर आएगी वो कौन सी आएगी? वो कौन सी आएगी? सुक्रोज आएगी, क्योंकि इसमें क्या है? दोनों एनोमेरिक कार्बन जो होते हैं वो बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। और जब दोनों बॉन्डिंग में भाग लेंगे तो कोई भी कार्बन क्या नहीं होगा? स्वतंत्र नहीं होगा। और जब कोई भी स्वतंत्र नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी। कौन सी? सुक्रोज। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर जो मैंने आपको बताया ये क्लियर हो गया होगा। इतनी ही बात हमें डाइसैकेराइड के अंदर पढ़नी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरी चीज़ यानी कार्बोहाइड्रेट में लास्ट चीज़ देखते हैं, पॉलीसैकेराइड। ये समझ में ना आया हो तो एक बार आप पूछ सकते हो, दोबारा से आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, वैसे समझ में आ जाएगा, अगर आप रिपीट करके एक बार देखोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अब मैं तीसरी चीज़ आपको बता रहा हूँ इसमें कार्बोहाइड्रेट में, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तीसरे टाइप के, लास्ट टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट मैंने बताए थे 3 श्रेणियों में, तो उसमें लास्ट टाइप के जो थे वो कौन से थे? पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स। अच्छा, ये भी आएगा यहाँ पे सैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड के बारे में कुछ बातें हमें पहले से पता है। क्या क्या पता है हमें? जनरल पॉइंट, एक तो हमें ये पता है कि सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट, सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसैकेराइड। क्या होते हैं? सबसे जटिल। सबसे सरल कौन से होते हैं? मोनोसैकेराइड्स होते हैं। दूसरा बात हमें पता है, कई सारे, पॉली क्यों बोला है? कई सारे मोनोसैकेराइड्स के जुड़ने से बनते हैं। ये बात भी पता है, कई सारे जब जुड़ेंगे, कई सारे यानी हम ये भी बोल सकते हैं 10 से अधिक, क्योंकि 2 से 10 तक किस में आ रहे थे? ओलिगोसैकेराइड में। तो 10 से अधिक जब मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? पॉलीसैकेराइड का। वो अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 10 से अधिक होंगे, क्योंकि 10 तक किस में आ रहे थे? ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आ रहे थे। अच्छा, अब कई सारे से जुड़ के बनते हैं तो हम ये बोल सकते हैं ये क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। बहुलक यानी कि पॉलीमर्स होते हैं, क्योंकि इनके एक लग बहुत सारे हैं। एक लग क्या हो गया? पॉलीसैकेराइड का एक लग क्या है? मोनोसैकेराइड। ठीक है, जैसे प्रोटीन का क्या था? अमीनो एसिड था, वैसे ही पॉलीसैकेराइड का एक लग जो है वो कौन है? मोनोमर कौन है?
मोनोसैकेराइड है जो बहुत सारे हैं, इसलिए उनसे मिलके बनते हैं, तो ये क्या हो गए, बहुलक हो गए। अच्छा, एक और चीज़ हमने पढ़ा था, स्वादहीन है, मीठे नहीं होते, स्वादहीन होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, नॉन शुगर कहते हैं, नॉन शुगर। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, नॉन शुगर, ये बात भी पहले मैं बता चुका। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इसके बारे में बता चुका था कि जल में कम घुलनशील है, यानी ज़्यादा समय लगाते हैं जल में घुलने में। अघुलनशील नहीं है, घुलते हैं ये जल में, लेकिन क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा समय लेते हैं जल में घुलने में। ठीक हो गया, तो ये जनरल पॉइंट हो गए। सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट है, कई सारे मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनते हैं, यानी 10 से अधिक मोनोसैकेराइड जब जुड़ते हैं तो उनसे ये बनते हैं। बहुलक का पॉलीमर, क्योंकि इनके एकलक बहुत सारे हैं, स्वादहीन होते हैं, मीठे खाने में बिल्कुल नहीं होते हैं, इसलिए इनको नॉन शुगर कहते हैं। जल में ये घुलनशील है लेकिन कम। ठीक है, इतनी बात जो हो गई वो क्लियर हो गई। अब यहाँ से थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं और पॉलीसैकेराइड जो है इसकी श्रेणियाँ देखते हैं। पॉलीसैकेराइड जो है, मैंने बताया था जो भी पॉलीमर होगा वो 2 टाइप का होगा, या तो होमो होगा या तो क्या होगा, हेट्रो होगा, सम और विषम हो सकता है। उसी आधार पे पॉलीसैकेराइड, क्योंकि पॉलीमर है, बहुलक है, तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, होमो पॉलीसैकेराइड्स, होमो का मतलब क्या है, सम। और दूसरा जो होता है वो होता है हेटेरो या हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स। और हेट्रो का मतलब क्या होता है, विषम। क्या होता है, विषम। ठीक हो गया, HETE होगा। ठीक है, हेट्रो पॉलीसैकेराइड और होमो पॉलीसैकेराइड। होमो का मतलब क्या होगा, जो एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड, एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड या ऑब्लिक करके क्या लिख सकते हैं, शर्करा, क्योंकि मोनोसैकेराइड क्या होती है, शर्करा से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं। ठीक हो गया, जो एक ही प्रकार के सम का मतलब तभी तो होगा जो एक जैसे, यानी कि जो एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड से मिलके बने होते हैं वो क्या होंगे, होमोपॉलीसैकेराइड। और भिन्न भिन्न मोनोसैकेराइड। ठीक है, भिन्न भिन्न मोनोसैकेराइड से जो बनेंगे वो क्या होंगे, हेट्रोपॉलीसैकेराइड होंगे। इंपॉर्टेंट इसका सबसे ज़्यादा जो है वो एग्जाम्पल है कि यहाँ कौन से आते हैं और यहाँ कौन से आते हैं। यानी ठीक है, पॉलीसैकेराइड तो है, लेकिन पॉलीसैकेराइड की जो 2 श्रेणियां हैं उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, होमोपॉलीसैकेराइड कौन कौन से होंगे और हेट्रोपॉलीसैकेराइड कौन कौन से होंगे। पेपर में देखो एग्जाम्पल तो दोनों के पता होने चाहिए। पेपर में जो संरचना से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे वो केवल होमोपॉलीसैकेराइड के आते हैं, हेट्रो के नहीं आते। पढ़ने दोनों के एग्जाम्पल हैं, लेकिन संरचना किसकी याद रखनी है, होमोपॉलीसैकेराइड इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, हेट्रो वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, होमो वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होमो वाले में क्या आता है, इसको इसलिए हम एक एक करके पढ़ेंगे भी। स्टार्च, पहला एग्जाम्पल क्या आया, स्टार्च। दूसरा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है, स्टार्च, दूसरा ग्लाइकोजन, तीसरा सेलुलोज, तीसरा सेलुलोज। स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन, काइटिन, ठीक हो गया, काइटिन हो गया। और लास्ट जो है यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं ताकि आपको क्लियर दिखे, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, और अगला जो होता है इन्यूलिन, 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 ध्यान रखना ये इन्यूलिन है, इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं है, इन्यूलिन। इंसुलिन जो है वो तो प्रोटीन हार्मोन है, इंसुलिन जो है वो तो क्या है, एक हार्मोन है। इन्यूलिन लिखा है, इन्यूलिन क्या होता है, एक होमोपॉलीसैकेराइड होता है। क्या क्या लिखे, 5 एग्जाम्पल लिखे मैंने, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, इन्यूलिन, सारे किस टाइप के हैं, होमोपॉलीसैकेराइड, यानी ये एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनेंगे। एक से तो नहीं बनेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक संख्या में एक होगा, एक ही प्रकार का होगा। संख्या जो होगी वो 10 से अधिक होगी, 10 से क्या होगी, अधिक होगी संख्या में। ठीक हो गया। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं,
इसके अंतर्गत आता है जैसे हिपेरिन। हिपेरिन जब हम मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर आएंगे, कुछ एंटी क्लॉटिंग फैक्टर आएंगे थक्का जमाने वाले, उनमें हम हिपेरिन भी पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? हिपेरिन को भी हम पढ़ेंगे। तो हिपेरिन आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि ये रासायनिक दृष्टि से क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, यानी एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगार अगार इसमें आएगा। अगार अगार क्या है इसके विषय में बताऊंगा, संरचना आपको केवल इनकी याद रखनी है। ठीक है, अगार अगार हो गया। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। एक आधा एग्जाम्पल और भी मैं इसके अंतर्गत बताऊंगा, जनरल आपको ये याद रखने जो इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक हो गया, हेट्रो और होमो मैंने बना दिया। मेनली जो पढ़ने हैं वो मैंने बता दिया, इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। स्टार्च का नाम सबने सुना है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज भी सुना है, काइटिन भी सुना है। इन्यूलिन जो होता है ये दालों की जड़ों में, दालें जो होती है उसकी जड़ों में मिलता है, तो इसके विषय में भी बात करेंगे हम। बॉटनी में भी आता है, जब हम पादप के विषय में पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत ये आ जाएगा। फिलहाल मैं अब एक एक करके इनके विषय में आपको बताना शुरू करता हूँ। यानी कि सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं किसके विषय में? होमोपॉलीसैकेराइड के विषय में, और इसके अंतर्गत भी सबसे पहले किसके विषय में? स्टार्च के बारे में। सबसे पहले किसके विषय में बताऊँगा? स्टार्च के बारे में। ठीक है, तो बहुत सरल ही है, कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर इतना कठिन नहीं है। कुछ केमिस्ट्री में भी आएगा तो काफ़ी हेल्प इसकी, दोनों में जब इसे पढ़ लेते हैं हम तो काफ़ी क्लियर ये हो जाएगा, समझ में आपको आ जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर आना है, भले वहाँ पे थोड़ा सा रासायनिक दृष्टि से हमने उसे देखना है, लेकिन कई बातें यहाँ की वहाँ हेल्प करेंगी जब आपको इतनी बातें पता होंगी। अच्छा, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ होमोपोलोसैकेराइड, और इसमें पहला मैं बता रहा हूँ अभी स्टार्च के विषय में। स्टार्च, ठीक है, स्टार्च के विषय में। अच्छा, स्टार्च के बारे में पहला पॉइंट जो सबको लगभग पता रहता है कि पादपों में संचित भोजन, पादपों में संचित भोजन किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है। जो स्टोर फूड होता है वो किस रूप में रहता है? इसके रूप में। यानी मैं ये भी बोल सकता हूँ कि स्टार्च जो है ये एक प्रकार का स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड क्या है? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। कौन? स्टार्च, क्योंकि पादपों में संचित भोजन किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है। ठीक है, दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि ये समबहुलक है, समबहुलक, होमो है, समबहुलक है। ठीक है, समबहुलक है यानी कि किसी एकलक से बना होगा, किसी शर्करा से बना होगा। तो इसमें जो शर्करा या मोनोसैकेराइड जो यूज होता है ये किससे बनता है? ग्लूकोज से। किससे? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो मोनोसैकेराइड है उनके आपस में जुड़ने से क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा। ठीक हो गया, ये बात भी क्लियर हो गई। और ग्लूकोज भी सारे कौन से वाले होंगे? अल्फा ग्लूकोज। सारे ग्लूकोज इसमें कौन से होते हैं? अल्फा ग्लूकोज होते हैं। ये जनरल बात मैंने बताई स्टार्च के बारे में कि स्टार्च क्या होता है? पादपों में संचित भोजन स्टार्च के रूप में रहता है, इसलिए ये एक प्रकार का स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। दूसरा पॉइंट आया है कि ये समबहुलक है, ये हमने पहले ही लिखा है क्योंकि इसमें सारे अणु ग्लूकोज के होंगे, अन्य कोई शर्करा नहीं होगी, और ग्लूकोज भी सारे के सारे कैसे होंगे? अल्फा ग्लूकोज होंगे। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से स्टार्च का भी वर्गीकरण बताता हूँ मैं आपको। स्टार्च का भी क्या होता है? वर्गीकरण होता है। अब स्टार्च का वर्गीकरण के विषय में बात कर लेते हैं। ये दो तो सिंपल से पॉइंट आपको पता रह गए। ठीक है, इसका वर्गीकरण जब हम देखते हैं स्टार्च का तो दो वर्गों में से विभाजित कर देते हैं स्टार्च को। एक तो है अमाइलोस, एमाइलोस, एक हो गया कौन सा? एमाइलोस। ठीक है, दूसरा जो है एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन। अब है तो ये स्टार्च ही, सब किससे बनेंगे? ग्लूकोज से। दोनों क्या होंगे? पॉलीसैकेराइड होंगे, क्योंकि स्टार्च की दो श्रेणी है। किस आधार पे? ये जो होता है ये अशाखित होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? अशाखित, यानी अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड।
ठीक है। और इसकी संरचना जो होती है वो क्या होती है, साकित होती है, साकित यानी कि ब्रांच्ड। बस इतना अंतर है। यानी स्टार्च दो टाइप का है, एक एमाइलोस और एक एमाइलोपेक्टिन। एक कौन सा है, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड है, जबकि एमाइलोस जो है वो क्या है, अनब्रांच्ड है। अब ब्रांच और अनब्रांच का मतलब क्या है, देखिए अब बनना तो है तो दोनों स्टार्च, बनने किससे हैं, ग्लूकोज के जुड़ने से। ग्लूकोज की संरचना जब हम देखते हैं ऐसे में कई सारे ग्लूकोज बना दे रहा हूँ, यहाँ पे ओ हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं आपको केवल। ठीक है, इस टाइप से होगा। ऐसे कई सारे ग्लूकोज होंगे, 10 से अधिक होंगे। मैंने 3 बनाए, लेकिन ये क्या होंगे, 10 से अधिक होंगे। यहाँ पे क्या होगा, इनका बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा, इनसे आपस में जुड़े होंगे। इस टाइप से ये क्या कर रहे होंगे, बॉन्ड बना रहे होंगे। और बॉन्ड बनाते हुए इस टाइप से होंगे, यानी चेन फॉर्म में तो है, लेकिन ब्रांच मतलब क्या होता है, शाखाएं। जैसे पेड़ में होती है ना, इधर उधर शाखाएं, लेकिन शाखाएं नहीं दिख रही। अगर ऐसे फॉर्म में क्या है, कई सारे ग्लूकोज, 10 से अधिक ग्लूकोज जुड़े हैं और वो स्टार्च का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इनमें कोई ब्रांचेज नहीं है। यानी कि इनमें ये देखने को मिल रहा है कि हमेशा जो है पहला इसका जो होगा, पहला कार्बन ये C1 है, और ये कौन सा है, C4। यहाँ से फिर क्या होगा, इसका C1 और इसका कौन सा, C4। ये क्या होंगे, ऐसे बॉन्ड में जुड़े होंगे, C1 C4 C1 C4, और सारे कैसे हैं, अल्फा वाले। यानी कि यहाँ पे जो लिंकेज होगा, जुड़ाव होगा बंधों का, वो कौन सा होगा, उस बॉन्ड को क्या कह सकते हैं, अल्फा है। क्योंकि दोनों मैंने बताया स्टार्च में जो सारे ग्लूकोज होते हैं वो कैसे टाइप के होते हैं, अल्फा। दूसरी बार बॉन्ड जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, 1-4। 1 वाला 4 से जुड़ रहा है, 1 वाला 4 से, 1 वाला 4 से जुड़ रहा है, 1-4। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लिंकेज का मतलब भी क्या है, बंध। इस बॉन्डिंग से क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा स्टार्च बन रहा है। तो ये इसमें कोई शाखा ही नहीं दिख रही। ये कौन सा हो गया, एमाइलोज हो गया। कौन सा हो गया, एमाइलोज। यानी श्रृंखला तो है, चैन तो है, लेकिन ब्रांच नहीं है, ठीक है। और ग्लूकोज से बना है, और बॉन्डिंग किस टाइप की हुई है, अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुआ है, तो इसको तो कहेंगे एमाइलोज। अब दूसरा टाइप का यानी एमाइलोपेक्टिन क्या होता है फिर, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन में भी देखो ऐसे ऐसे तो ये जुड़े हुए रहेंगे, ग्लूकोज ऐसे ऐसे जुड़े हुए। अब इस वाले ग्लूकोज का अगर देखो मैं, इसका एक कार्बन नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, CH2OH वाला क्या होगा, छठा कार्बन होगा ना, ये छठा नंबर का कार्बन होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक और ग्लूकोज, माना बाद मैंने एक और ग्लूकोज की संरचना यहाँ पे बना दी, ठीक है। ये O हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। इसका कार्बन नंबर 1 हो गया, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, और यहाँ पे CH2OH हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो इसका कार्बन, इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6, यानी ये CH2OH वाला, ये यहाँ से बॉन्डिंग बना देगा कार्बन नंबर 1 के साथ, और यहाँ जोड़ लेगा। इससे यहाँ से क्या हो गई, एक ब्रांच बन गई। फिर इसका कार्बन नंबर 6 दूसरे वाले ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के साथ क्या कर लेगा, यहाँ पे इस टाइप से जो होगा कार्बन नंबर 1, इससे क्या कर लेगा, बॉन्डिंग बना लेगा। और बॉन्डिंग बना के क्या कर रही है, यहाँ से इसकी ब्रांच बनती जा रही है। इसके क्या हो रही है, ब्रांचेस बनती जा रही हैं। इसलिए जो ब्रांचेस वाला होगा इसको क्या कहेंगे, एमाइलोपेक्टिन कहेंगे। इस होगा तो स्टार्च ही, बना तो ग्लूकोज से ही, लेकिन इसे क्या कहेंगे, एमाइलोपेक्टिन, क्योंकि ये क्या है, ब्रांच्ड है, शाखित है। दूसरी बात, इसमें जो बॉन्डिंग का प्रकार है वो कौन सा है, एमाइलोपेक्टिन में जो बॉन्डिंग बन रही है वो कौन से टाइप की बन रही है, तो ग्लूकोज तो अल्फा है, तो अल्फा हो गया 1-4 तो बने ही बने, क्योंकि इधर जब श्रृंखला बनेगी तब तो 1-4 वाला लिंकेज हो रहा है। लेकिन जब ब्रांच बन रहे हैं तो कौन सा बन रहा है, 1-6, क्योंकि इसका 1, इसका कौन सा 6, इसका कौन सा 6, अल्फा 1-4 कॉमा अल्फा 1-6, ऐसे कर लेता हूँ इसे, अल्फा 1-4 कॉमा अल्फा 1-6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये देखिए, तो ये अंतर हो गया स्टार्च के दो रूपों में। एक रूप है एमाइलोस, एक है एमाइलोपेक्टिन।
एमाइलोज जो है ये अनब्रांच्ड है, और अनब्रांच्ड में हमेशा जो लिंकेज होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। और एमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच्ड है, और इसमें दो टाइप के लिंकेज होंगे। एक जो होंगे वो अल्फा 1,4 होगा जब वो ब्रांच में श्रृंखला में होगा, और जब ब्रांच में आएगा तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये स्टार्च का क्या हो जाते हैं, दो रूप हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये दोनों रूप आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी भी हैं और समझने लायक भी हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ भी गए होंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको देखनी है, जब क्या होगा इसका ब्रांच्ड रूप होगा, यानी मैंने तो 3-4 कार्बन तक आपको बताया, 3-4 ग्लूकोज के अणु लेके एग्जाम्पल बताया, लेकिन क्या होगा 10 से भी अधिक, जब 10 से भी अधिक जो होंगे वो ग्लूकोज के अणु जब जुड़ेंगे और बहुत बड़ा ब्रांच जब वो बनाएंगे स्टार्च को, तो क्या हो जाएगी उसकी संरचना जो होगी स्टार्च की, स्टार्च जो होगा वो क्या करेगा, हेलिकल स्ट्रक्चर भी दिखाएगा। हेलिकल स्ट्रक्चर भी प्रदर्शित करेगा, यानी कुंडलित मतलब ऐसे, जैसे यहाँ से जुड़ गए कुछ यूं में और कुछ क्या हो गए ब्रांच में जुड़ के, तो ये क्या करता है स्टार्च हेलिकल स्ट्रक्चर भी दिखाता है, कुंडलित संरचना भी। हेलिकल को क्या कहते हैं, कुंडलित। तो ये कुंडलित संरचना भी दर्शाता है। ठीक है, कुंडलित संरचना भी ये दर्शाता है, और इसकी कुंडलित संरचना की ये विशेषता होती है स्टार्च की, जो आपको ध्यान रखनी है कि ये अपने साथ बाइंड करती है I2, यानी कि किसको, आयोडीन को। ये किसको बॉन्ड कर सकती है अपने साथ, आयोडीन को बॉन्ड कर सकती है। इसकी हेलिकल संरचना में क्या हो सकता है, I2 जो है ये बाइंड हो सकता है। I2 बाइंड हो सकता है, क्योंकि जब आगे हम पढ़ेंगे तो आयोडीन परीक्षण भी आता है। तो आयोडीन परीक्षण जो होता है जिसमें ग्लाइकोजन को अलग करते हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन को, तो इसमें याद रखना है कि इसकी हेलिकल संरचना जो है उसमें कौन बाइंड हो सकता है, आयोडीन बाइंड हो सकता है। और जब इसमें आयोडीन बाइंड हो जाएगा, इसकी हेलिकल संरचना में आयोडीन बाइंड हो जाएगा, तो इसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, इसका जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, ब्लू ब्लैक। कैसा हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है, ब्लू ब्लैक, नीला काला रंग ये देता है, जो कि ग्लाइकोजन नहीं देता है। और हम स्टार्च का परीक्षण करते हैं लैब में और पहचानते हैं कि ग्लाइकोजन कौन सा है, स्टार्च कौन सा है, उसके लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। क्योंकि क्या करेगा, स्टार्च अपनी हेलिक्स संरचना में आयोडीन को जोड़ेगा, और जैसे ही वो आयोडीन को जोड़ेगा वो कौन सा कलर दे देगा, ब्लू ब्लैक कलर दे देगा। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको किसके बारे में पता होनी चाहिए, स्टार्च के बारे में। थोड़ा सा आप ग्लाइकोजन के विषय में हम बात कर लेते हैं, ग्लाइकोजन के बारे में हम बात कर लेते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर करते हुए चलनी है। ठीक है, एक बार अभी आप तेज़ी से क्या है नोट्स बनाइए, इनको देखिए, बाद में समय मिलेगा तो एक बार रिवीजन कीजिए, फिर आगे हम इसमें ऑब्जेक्टिव और बाकी चीज़ें जोड़ेंगे। लेकिन इतनी बातें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के बारे में पहले सिंपल से पॉइंट, ग्लाइकोजन के बारे में पहला पॉइंट कि इसे जंतु स्टार्च भी कहते हैं। जंतु स्टार्च यानी एनिमल स्टार्च, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, एनिमल स्टार्च। इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जंतुओं में संचित भोजन किस रूप में रहता है, स्टोर्ड फूड किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। जैसे पादपों में स्टार्च है, सेम वैसे ही स्टार्च का काम एनिमल्स में कौन कर रहा है, ग्लाइकोजन। इसलिए इसको एनिमल स्टार्च नाम दिया जा रहा है ग्लाइकोजन का, क्योंकि जंतुओं में संचित भोजन इस रूप में रहता है। यानी ये भी एक प्रकार का क्या है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स है, ये बात क्लियर हुई। यानी ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स हो गया। तीसरा पॉइंट, ये भी समबहुलक है, मैंने समबहुलक में ही से लिखाया है, समबहुलक है। समबहुलक है तो मिलके बना होगा, ये भी बना होता है ग्लूकोज से। ये भी किस मोनोसैकेराइड से बना होता है, ग्लूकोज से मिलके बनता है। और इसमें भी जो ग्लूकोज होते हैं वो अल्फा ग्लूकोज होते हैं। अल्फा ग्लूकोज जो होते हैं इसमें भी क्या होते हैं, अल्फा ग्लूकोज होते हैं। अच्छा, ये भी ब्रांच्ड पॉलीमर है, ये भी कौन सा है, ब्रांच पॉलीमर है। यानी ये भी क्या है,
साकित है। साकित मतलब ये भी क्या बनाएगा, ब्रांचेस बनाएगा। अब सिंपल सी बात यहाँ पे निकल के आ गई कि अगर ये ब्रांच्ड है, अगर क्या है ये ब्रांच्ड है, तो इसमें किस टाइप की बॉन्डिंग होने वाली, क्योंकि ग्लूकोज ग्लूकोज ही जुड़ने, जैसे उसमें जुड़ने तो ग्लूकोज ही है, तो किस टाइप का इसमें लिंकेज होगा, बताइए किस टाइप का होगा। क्योंकि अल्फा ग्लूकोज है तो कैसा होगा, अल्फा 1,4 ये तो होगा ही होगा। फिर अगर ब्रांच बन रही है तो कौन सा होगा, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर होगी कि जब ब्रांच बन रहा है तो इसी टाइप का लिंकेज तो दिखेगा, कि जब इस टाइप की श्रृंखला बनेगी तब तो होता है 1,4, और जब ऊपर को जुड़ेगा तो कौन सा हो जाएगा, 1,6 टाइप का लिंकेज इसमें होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये चीज़ आपको एक चीज़ नोट बना के आपको याद रखनी है इसके बारे में, कि जो मैंने जैसे स्टार्च में बताया, स्टार्च के दो मैंने बताया, स्टार्च में जो ब्रांच जो स्टार्च था उसे क्या कह रहे थे, इमाइलोपेक्टिन कह रहे थे, इमाइलोपेक्टिन कह रहे थे। इसमें इमाइलोपेक्टिन से अधिक, इमाइलोपेक्टिन से अधिक शाखाएं होती हैं, इसमें ब्रांच ज़्यादा बनेंगी। इमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा ब्रांचेस जो बनती हैं वो किस में बनती है, ग्लाइकोजन में बनती है। और इमाइलोपेक्टिन कुछ और नहीं है बल्कि साकित स्टार्च को ही क्या कहते हैं, इमाइलोपेक्टिन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, अच्छे से आप उनको नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि आगे भी ये काम आने वाले हैं। भले देखो अब इस पर नहीं रहना आपको कि इससे भी ज़्यादा पढ़ना था, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना होगा, लेकिन ये तो पढ़ना ही होगा कम से कम। पहले मिनिमम चीज़ आप क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। उससे ज़्यादा पढ़ना है वो बात की बात है, लेकिन एक नॉर्मल तो पहले बन जाना चाहिए, सारे चैप्टर एक बार हो जाने चाहिए कि आपको सब पता हो, तो एक्स्ट्रा उसमें जोड़ सकते हो, लेकिन एक बार इतना कम से कम तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 11th-12th NCERT लेवल का है, और 11th-12th NCERT लेवल हमेशा आना ही चाहिए, क्योंकि BSc जो है, BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी सेकेंड ईयर भी लगभग क्या है, 11th-12th जो है उसी का रूप जो है BSc में भी है। और फाइनल में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो अगर आप पेपर में देखोगे बहुत ज़्यादा मार्क्स की नहीं है। ठीक है, भले उन्होंने 14-28 इस टाइप के सिलेबस में लिखा हो, लेकिन आप इंटर लेवल का भी अगर बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हो तो इससे कई सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सारे चैप्टर जो आगे हैं वो 12th लेवल तक, सारे के सारे चैप्टर जितने सिलेबस में और 12th लेवल तक भी हैं, एक आध छोड़ के केमिस्ट्री का, बाकी बायोलॉजी में ज़्यादातर चैप्टर सारे मिल जाएंगे, सिलेबस के जितने भी दिए हुए हैं वो सारे के सारे 11th-12th में मिल जाते हैं, और इस प्रकार से हम उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो ये जानकारी हो गई यहाँ तक की, इससे आगे की जानकारी जो होगी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।